तो किसानों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो वही उपज कर रहे हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होना। एक तरह से हमें ये भी देखना है। अभी आजकल क्या वायरल हो रहा है सर कि दूध छोड़ दो, गेहूं खाना छोड़ दो, गेहूं खाना छोड़ दो, तो इतना वायरल हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इतना केमिकल मिला हुआ जो फसल है गेहूं की वो आ रही है कि वो उसके अंदर बस जा रहा है केमिकल, और उससे बहुत तरीके के स्पेशली गट डिजीजेस बहुत हो रही हैं। जो आप खाना उगा रहे हैं, जो केमिकल रिडन फूड बन रहा है, लोगों की फर्टिलाइजर्स के डालने के बाद भी यील्ड नहीं बन पा रही, और जो जमीन की क्वालिटी है, इसके अंदर से जो इंग्रेडिएंट निकल रहा है फुल ऑफ केमिकल्स है, और इंग्रेडिएंट की क्वालिटी बहुत पुअर बन पा रही है। यही भारत की अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम सॉइल को रिजुविनेट कर दें, और इसको रिजुविनेशन के लिए आज सबसे बड़ा रामबाण गाय है, हमारी आस्था है। देखिए, गाय किसका प्रतिबिंब है? गाय, भारत के लिए गाय सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था का प्रतिबिंब नहीं है, ये हमारे अर्थ का भी प्रतिबिंब है। बिल्कुल, ये हमारे पास्ट का प्रतिबिंब भी है, हमारे कल्चर का प्रतिबिंब भी है, और इट इज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आज रेगुलेटर्स ये बात बोल रहे हैं कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एट अ रिस्क। 2030 तक 50% ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एट अ रिस्क ऑफ कैंसर। अर्बनाइजेशन इज द ओनली पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। पर हम ये भूल गए कि भाई रूरलाइजेशन, आज स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस की जरूरत है। हमें रूरल रिजुविनेशन की तरफ लेके जाना है, हमें रूरल एरियाज के अंदर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है, और उनको ग्लोबल, उनके लिए ग्लोबल पाथवेज बिल्ड करने हैं, और यही हम कर रहे हैं रूरल इकोनॉमिक फोरम के अंदर। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आपने मेरे कई सारे स्पीकिंग ट्री पे पॉडकास्ट देखे होंगे जहां हमने स्पिरिचुअलिटी को कई अलग अलग विचारधाराओं पे, कई अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर किया, जानने की कोशिश की। आज अगर मैं आपसे कहूं कि हम स्पिरिचुअलिटी को एक बिल्कुल नए आयाम पर देखेंगे, जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ आपके मानसिक स्तर, अपने आप को जानने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए है, बल्कि ये आपको आस्था से अर्थ तक ले जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत की धरोहर क्या है, हमारी यूएसपी क्या है, इंडियन एंशिएंट विजडम, हमारे पास जो साइंस है, जो आयुर्वेद का साइंस है, हमारे पास जो गैया है, जो गाय है, जो गाय का गोबर है, अब ये कैसे आपको विश्व गुरु बनाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन का ही जवाब मैंने जानने की कोशिश की एक ऐसे शख्स से जो कि हमें अपनी पॉलिसी से, अपने कार्य से ले जाने वाले हैं आस्था से अर्थ तक, यानी कि अगले 20 साल में कैसे हम ग्लोबली छा जाने वाले हैं। देखिए, साधना ना हम सब करते हैं, लेकिन एक ये भी साधना है कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक पावर को, अपनी स्पिरिचुअल पावर को, अपनी सनातन धरोहर का इस्तेमाल करके पूरे विश्व को बहुत अच्छा रिजल्ट भी दें और उससे पैसे भी कमाएं, रोजगार भी क्रिएट करें। कंपनीज भारत आने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पॉडकास्ट। और अगर आपके दिमाग में हमेशा ये जहन में क्वेश्चन आता है कि अरे यार, मैं क्या करूँगा, भारत में क्या ही है, मैं देश छोड़कर चले जाऊँ, तो आज के बाद, इसको सुनने के बाद आप ऐसा कुछ भी प्लान कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा सब कुछ तो भारत में है, सब कुछ तो इस देश में ही है। बहुत जल्द ये सुनहरा भविष्य हम देखने वाले हैं। चलिए, मैं आपके मेहमान से आपको मिलवाती हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी इंडिया चैम्बर के प्रेसिडेंट एंड CEO नितिन पंगोत्रा जी का। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्रिप पर। बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं बहुत शॉर्ट में 2 लाइनों में जानना चाहती हूँ कि आप करते क्या हैं? इंडिया चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स इस देश का एक बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के लिए ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है ताकि भारत की इकॉनमी को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ताकि हम इंडस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करें, पॉलिसीज़ को किस तरीके से प्रमोट करें और कैसे फैसिलिटेट करें, और फाइनली कैसे इकोसिस्टम्स बिल्ड करें जिससे देश 21वीं सदी के अंदर बहुत प्रॉस्परस हो और हम अपने पोटेंशियल को अचीव करें। नितिन जी, आज मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए ये विषय बहुत नया है।
नया तो है, लेकिन उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा ये जानना कि कैसे हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे का फ्यूचर प्लान इतना बढ़िया है जिसमें हमने स्पिरिचुअलिटी को, हमने अपनी गाय को इंक्लूड किया है। जनरली देयर इज अ सेइंग, लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं मनुष्य योनि ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मनुष्य योनि में आने के लिए पहले गाय की योनि मिलती है। तो गाय हमेशा हमारे लिए पूजनीय रही है। और आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़कर काम कर रहे हैं सरकार के साथ, वो गाय को एक डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है और इससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन ये एक हमारे आस्था और अर्थ का बहुत बड़ा संगम है। इसको मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ, डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन एक शब्द है, ये गाय का गोबर डार्क ब्राउन कलर का होता है। जी जी। और जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी को डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन एक नया पैमाना देगा, एक शेप करेगा, एक नई डायरेक्शन देगा और भारत के उज्जवल भविष्य को ये सुनिश्चित करेगा। आज भारत के अंदर, इस काल के अंदर, जहाँ पर हम आज अभी कुछ दिन पहले $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने हैं, जहाँ पर भारत अगले 20 साल के अंदर, हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बोल्ड विजन को देखा है। भारत अगले 20 साल में किस तरीके से डेवलपिंग से डेवलप देश बन सकता है, 21वीं सदी भारत की कैसे हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमें $25 ट्रिलियन तक जाना है, बहुत कम समय में जाना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जाएंगे कैसे, कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो हमें वहाँ तक लेके जा पाएंगे, क्योंकि आप एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रह रहे हैं और आज का समय इज अ टाइम ऑफ क्योस। पूरी दुनिया में क्योस है, पर एक चीज़ समझिए, हमेशा क्योस के बाद एक नया ऑर्डर पैदा होता है और ये जो नया ऑर्डर पैदा होगा ये भारत का ऑर्डर होगा। इट विल बी लेड बाय दिस कंट्री और हमें इस ऑर्डर में इस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारत इस ऑर्डर को लेड कैसे करे और किस तरीके से हम भारत, जो हम विश्व गुरु बोलते हैं, हम विश्व गुरु की पदवी कैसे हासिल फिर से कर सके। और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि विश्व गुरु हम किस में हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम ग्लोबली दुनिया को लीड कर सकते हैं। क्या आज हम भारत के अंदर हम ये बात करें कि हम क्या इनोवेशन में ग्लोबल लीडर हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल लीडर हैं, तो हम शायद इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क हमारा बनता है। पर अगर हम ये बात बोले कि हम रूरल इकोनॉमी के अंदर ग्लोबल लीड कर सकते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ग्लोबल लीड कर सकते हैं। और जो विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम डिकोड करें, विश्व का मतलब है ग्लोबल, लीडर, विश्व गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का होता है मास्टर, ज्ञान। भारत अपने ज्ञान से, भारत अपनी एंशिएंट साइंस से, भारत अपने विजडम से दुनिया को नया स्वरूप दे सकता है और यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक अगले 20 साल के अंदर $3 ट्रिलियन की नई अपॉर्चुनिटी भारत इस दुनिया के अंदर के सामने पेश करेगा। इसको मैं और डिकोड करता हूं आपके प्रश्न को। डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है? 20वीं सदी में भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन को देखा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि हमें फूड सिक्योरिटी को अचीव करना था। बिल्कुल। हमें घर घर में खाना लेके जाना था, लोगों को 3 समय का खाना रिस्पेक्ट के साथ उन तक पहुंचाना था। उसके लिए हमने एग्रीकल्चर को रिवैम्प किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और उसके साथ साथ हमने केमिकल्स के साथ अपनी फार्मिंग स्टार्ट की ताकि हमारी यील्ड बढ़े। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़े आयाम पे भारतीय इकोनॉमी को एक नई रिसर्जेंस दी। हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ और उसने एक मैन्युफैक्चरिंग बेस और सर्विस सेक्टर बेस को खड़ा किया और वो ग्रीन रेवोल्यूशन बाकी रेवोल्यूशंस का एक बहुत बड़ा बेस बना। आज हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हैं, पर आज 21वीं सदी की ज़रूरतें बदल गई। आज 21वीं सदी के अंदर आज फूड सिक्योरिटी की हम बात नहीं कर रहे। फूड सिक्योरिटी के अंदर दिक्कत क्या, जो अब इश्यूज भी बहुत बड़े, 21वीं सदी के नए इश्यूज आने शुरू हो गए। 21वीं सदी में आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। आज जो डेवलपमेंट है इस दुनिया की, वो डेवलपमेंट के साथ साथ अभी हमें कोऑर्डिनेशन सेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटीज का भी,
कि हम डेवलप तो करें अपने देश को, पर हमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सबसे ज़रूरी है। जी, इसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सस्टेनेबल लेड होगी। सस्टेनेबल विल बी द कोर ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। राइट। ग्लोबल ये डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा सस्टेनेबल लेड बिजनेस ग्रोथ क्रिएट करेगा। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी के अंदर अभी जो मेजर इशू आना शुरू हुआ है कि लोगों के पास अब फूड तो है पर फूड के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। तो हमें फूड सिक्योरिटी के बजाय अब न्यूट्रिशनल डेंस फूड की ज़रूरत है। मतलब कि बहुत सिंपल बेसिक भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्रभाव क्या है? आज ग्लोबल रेगुलेटर्स WHO, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आप और दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के ग्लोबल रेगुलेटर्स हैं, वहां पर एक जनरल कंसेंसस बन रहा है कि जितना कम न्यूट्रिशनल डेंस फूड होगा, जितना कम होगा, उतना बड़ा आपका बजट होगा हेल्थ को हैंडल करने के लिए। बिल्कुल। मतलब ये जो गैप है आज दुनिया के अंदर, जो इतना बड़ी महामारी बन गई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, जिसकी आप कैंसर की बात करते हैं, डायबिटीज, आज भारत राजधानी बन रहा है, दिस इज क्या हब बन रहा है कैंसर का, डायबिटीज का। उसका मेजर कारण क्या है? मेजर रीजन क्या है? उसका मेजर रीजन आज अगर आप इवेल्युएट करें वो हमारा फूड है, हमारा न्यूट्रिशन है। हमें खाने में कैलोरीज खाने में, क्योंकि हमारी जमीन की उर्वरकता खत्म हो गई है केमिकल्स को यूज करने के कारण, हमारी हवा, हमारा पानी पोल्यूटेड है, हम शरीर को क्या दे पा रहे हैं? इसीलिए उसके सिमिलर मॉडर्न साइंस ने एक बहुत बड़ा हेल्थ इकोसिस्टम खड़ा कर दिए। पर उस हेल्थ इकोसिस्टम के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत पैसा डाल रही है, अब GDP का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हेल्थ के अंदर जा रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बावजूद भी क्या हम जो हेल्थ इश्यूज बन पा रहे हैं उसको हम हैंडल कर पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कोर रीजन आज हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट फूड है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि भारत ग्लोबल न्यूट्रिशनल सप्लाई चेन का हब बने। बट सर, इसमें एक बात ये भी आती है ना, मेरी किसानों से बात होती रहती है, बहुत सारे किसान हैं जिनसे बात होती है क्योंकि घर में खेती होती है, तो उनका तो कहना ये है कि मुझे ये भी देखना है कि मेरा प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो, जो कि विदाउट केमिकल हो नहीं सकता। तो किसानों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, वो वही उपज कर रहे हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होना। एक तरह से हमें ये भी देखना है। अभी आजकल क्या वायरल हो रहा है सर कि दूध छोड़ दो, गेहूं खाना छोड़ दो, गेहूं खाना छोड़ दो, तो इतना वायरल हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इतना केमिकल मिला हुआ जो फसल है गेहूं की वो आ रही है कि वो उसके अंदर बस जा रहा है केमिकल, और उससे बहुत तरीके के स्पेशली गट डिजीजेस बहुत हो रही हैं। कोलन कैंसर कितना कॉमन हो गया है आजकल। तो गाय इसमें कैसे हेल्प करेगी न्यूट्रिशन ऐड करने में? मैं वहाँ ले जाना चाह रही हूँ आपको। मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। जो आपका प्रश्न, हम डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। देखिए सर, अगर हम सबको डिकोड करें सारी कम्युनिकेशन को, तो उससे सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। दो इश्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोगों की यील्ड ना कम हो। हाँ बिल्कुल, यील्ड ना कम हो, और फार्मर की इनकम बढ़े जी। अगर हम इन दो इश्यूज को सॉल्व आउट करें तो हम एक बेहतरीन इकोसिस्टम को जन्म दे सकते हैं। डेफिनेटली। और इन दोनों इश्यूज का सोल्यूशन है डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन, और इसका स्तंभ गाय हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। बिल्कुल, होगा क्या क्या? हाउ, क्वेश्चन इज हाउ। आज जमीन के अंदर जो उर्वरकता है, जमीन की केमिकल्स को यूज कर करके खत्म हो गई। आपको मालूम है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो लोगों को शायद पता नहीं। केमिकल फार्मिंग के जो सबसे बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ा पोल्यूटर है। परंतु जब आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं जमीन के अंदर, तो आप सॉइल के अंदर कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, उनको बर्बाद भी कर रहे हैं। आप सॉइल की कैपेबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को नुकसान दे रहे हैं। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस प्लांट को या जिस क्रॉप को जब फर्टिलाइजर के साथ उगाया जाता है, उस प्लांट का, उस क्रॉप की 70% तक कार्बन सिक्वीज करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है।
मतलब ये डबल वहमी है, एक तरफ तो आपकी जमीन को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक कार्बन खुद पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे नंबर से जो एयर कार्बन को स्क्वीज करने की कैपेबिलिटी प्लांट्स में होती है वो भी खत्म कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, इसको रिजॉल्व। और तीसरे नंबर पे आज ये सबसे बड़ा, आज आपने सुना होगा सेव सॉइल नाम की कितनी बड़ी मूवमेंट्स ग्लोबल चल रही हैं। सेव सॉइल है क्या, समझना पड़ेगा। सेव सॉइल का मतलब सिर्फ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कैसे हो रहा है। आज सॉइल को मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम 4% कार्बन कंटेंट जमीन के अंदर जरूरी है कि उसकी पूरी की पूरी इंजाइम्स उसके अंदर थ्राइव कर सकें। और ये समझने वाली, होश उड़ाने वाला फैक्ट बता रहा हूं आपको, आज भारत के अंदर कई कई जगह पर 1% से कम सॉइल के अंदर कार्बन कंटेंट है हमारे देश। और ये देश की चेतना में ये बात अभी तक आई नहीं है। इसीलिए आज जो आप खाना उगा रहे हैं, जो केमिकल रिडन फूड बन रहा है, लोगों की फर्टिलाइजर्स के डालने के बाद भी यील्ड नहीं बन पा रही। और जो जमीन की क्वालिटी है, इसके अंदर से जो इंग्रेडिएंट निकल रहा है फुल ऑफ केमिकल्स है, और इंग्रेडिएंट की क्वालिटी बहुत पुअर बन पा रही है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन, ये इस देश का सबसे बड़ा एक बड़ा ह्यूमन चैलेंज बिल्ट क्रिएट कर रहा है। और यही भारत की अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम सॉइल को रिजुविनेट कर दें, और इसको रिजुविनेशन के लिए आज सबसे बड़ा रामबाण गाय है, हमारी आस्था है। देखिए गाय किसका प्रतिबिंब है, भारत के लिए गाय सिर्फ और सिर्फ हमारी आस्था का प्रतिबिंब नहीं है, ये हमारे अर्थ का भी प्रतिबिंब है। बिल्कुल, ये हमारे पास्ट का प्रतिबिंब भी है, हमारे कल्चर का प्रतिबिंब भी है, और इट इज द सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हम सिर्फ गाय को एक आस्था के रूप में देखते हैं, पर जो गाय का गोबर है, इसीलिए हमारे वेदा में भी गाय के गोबर को गाय के दूध से बड़ा जगह दी गई। गाय को माँ इसीलिए कहा जाता है कि गाय का दूध एक छोटे बच्चे को भी दिया जा सकता है। पर गाय के गोबर से जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी माँ है, उसको एक जीवन मिलता है। क्योंकि गाय के गोबर के अंदर आज सबसे बड़ा इशू है कि हमें कार्बनाइजेशन ऑफ सॉइल करना है और डीकार्बनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन करना है, फूड सप्लाई चेन। उसका सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो गाय का गोबर है। गाय के गोबर से आप पूरी की पूरी सॉइल को कार्बनाइज कर सकते हैं। गाय के गोबर से आप 20% तक, गाय के गोबर के अंदर 20 से 30% तक आप कार्बनाइज कर सकते हैं उससे अगर फर्टिलाइजर बनाया जाए। पर उसके फर्टिलाइजर के लिए आपको इनोवेशन की यूज होगा। अच्छा, आज हो क्या रहा है कि इस गाय के, हमें ये तो समझ है लोगों को कि गाय के गोबर के अंदर कार्बन कंटेंट बहुत है, उसमें नेचुरल एंजाइम्स बहुत है जो जमीन की उर्वरकता को बहुत बढ़ाती हैं। परंतु गाय जो चारा खा रही है उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, तो गाय का गट भी बहुत खराब है। हमें गाय के गट को फिर से साफ करना पड़ेगा। गाय के गोबर को अगर आप देखें तो उसके अंदर बदबू आती है, हैवी सल्फर्स है। हमें गाय के गोबर को उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके साथ इनोवेशन को इंटीग्रेट करके ऐसा फर्टिलाइजर बिल्ड करने की जरूरत है जिसके ऊपर काम हुआ है और बन भी गए हैं, जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट स्टफ है। ये वो फर्टिलाइजर है जहां पर 40% तक कार्बन कंटेंट है और हर माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर अवेलेबल है। आज जो इनोवेशन भारत ने की है, ये ऐसे फर्टिलाइजर बनाने में सक्सेसफुल हुआ है जिससे आपकी यील्ड नहीं कम होगी, जिससे जमीन की उर्वरकता बढ़ेगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन स्क्वीजिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा, ये है गाय। और आप देखिएगा आने वाले समय के अंदर जो पूरा का पूरा, जो हमने अभी स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गौशाला प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट वन फ्यूचर का बेस बना है, हम सारी गैया को रिहेबिलिटेट करके उनको एक गौशाला में लेके आ रहे हैं। और वो गौशालाएं हमारे रूरल रिजुविनेशनल हब्स बनेंगे, रूरल इनोवेशन हब की तरह काम करेंगे। और ये गौशालाएं ग्लोबल इनोवेशन को इंटीग्रेट करके पूरे हर गौशाला एक क्लस्टर को जन्म देंगी, ऑर्गेनिक क्लस्टर को जन्म देंगी। और ये जो क्लस्टर्स हैं, ये क्लस्टर्स ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्ड करेंगे। आज जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के दो आयाम हैं, दो मेजर पॉइंटर्स हैं, दो बड़ी मार्केट्स हैं। एक न्यूट्रिशनल डेंस फूड जिसे हम क्लीन टेक फूड की बात करते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन एज ए पिल जिसे हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं। मैं पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करता हूं, इसकी आप लोग इसके बारे में, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के अंदर। हमने अभी $3 ट्रिलियन की बात की कि हम अगले 20 साल में इतना बड़ी मार्केट बिल्ड कर सकते हैं।
अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करें, आज $460 बिलियन का न्यूट्रास्यूटिकल्स का ग्लोबल मार्केट है। भारत का सिर्फ $18 बिलियन का, $18 बिलियन हमारे यहाँ पर हमारी मार्केट है। अमेरिका सबसे बड़ा इसका मार्केट, अच्छा 60% ऑफ ग्लोबल मार्केट अमेरिका की है, 30% चाइना के पास है। अब जब न्यूट्रास्यूटिकल का बेस क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल का पूरा बेस हमारा आयुर्वेद है, वेलनेस है। अच्छा, आपको अब समझिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है ये? न्यूट्रास्यूटिकल्स जो आप अश्वगंधा से, तुलसी से, जो आप इंग्रेडिएंट से, जो न्यूट्रिशनल, जो आप आज जो आजकल पिल में लोग त्रिफला भी पिल में खा रहे हैं, पिल में खा रहे हैं, जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हाँ, जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जो आप लेते हैं, दिस इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ओके, आज स्पेशली कोविड के बाद तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई, बिल्कुल, कि हमें हमारा, क्योंकि हम ये क्यों ले रहे हैं, खाने में न्यूट्रिशनल डेंस फूड नहीं है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा। आज कैंसर का सबसे बड़ा कारण, बिगेस्ट रीजन ऑफ कैंसर इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखना जरूरी है, ऑक्सीजन पर सबसे मेजर, आप वो सारे पैरामीटर्स होने के बाद भी अगर न्यूट्रिशनल डेंस फूड आपको नहीं मिल रहा तो यू आर, आज इसीलिए तो गवर्नमेंट ने, आज रेगुलेटर्स ये बात बोल रहे हैं कि 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एट अ रिस्क। 2030 तक 50% ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एट अ रिस्क ऑफ कैंसर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और यही तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। आज जो हमने डिस्कशन किया है कि हमें सॉइल को रिजुविनेट करना है, आज जब हम न्यूट्रास्यूटिकल की, जब हम $460 बिलियन की मार्केट की बात करते हैं, आपको मालूम है आज हमने सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लोर किया आयुर्वेदा के, जिसमें से अश्वगंधा, हल्दी का कुरकुमिन ले लें, पेपरामिन कर लें, उसका आयुर्वेदा ने 2700 इंग्रेडिएंट का रेफरेंस दिया है। अभी हम 16 पे ये काम कर पा रहे हैं, 2700 हमने एक्सप्लोर ही नहीं किए। आप सोचिए किस लेवल का ज्ञान इस देश का है। और ये इंग्रेडिएंट उगेगा गाय के दम पे, क्योंकि उसका गोबर फर्टिलाइजर है, क्योंकि हमें बेस, फाउंडेशन जो बेस है वो एक ऑर्गेनिक सप्लाई चेन, फूड, क्लीन फूड क्रिएट करना है, पर उसके ऊपर बनाया क्या जाए, दिस इज वेरी क्रिटिकल। आज जो पूरी सप्लाई चेन है, जो अमेरिकन की पूरी सप्लाई चेन है, जो वहां पर $460 बिलियन के, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये सप्लाई चेन पूरी की पूरी भारत के अंदर आ सकती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, भारत के अंदर 50 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। मतलब हम दुनिया, इसमें जितनी डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग इस देश में हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती। राइट। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन का बेस नेटिव है। आपको कोई इंग्रेडिएंट कोई चाहिए तो आपको, अगर हम उसको नेटिव जगह पर, जहां पर वो उगता है, जिस एरिया में वो नेचुरल उगता है, अगर हम उसको वहां पर उगाएंगे, जो उससे इंग्रेडिएंट मिलेगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। राइट। तो नेटिव, तो ये सारे इंग्रेडिएंट भारत के नेटिव हैं। आज आप हैरान हो गए समझ, अश्वगंधा जो हमारा जो हम भारत की क्रॉप है, भारत में अश्वगंधा दूसरे देशों से उगाया जा रहा है और यहां पर उसको बेचा जा रहा है। उसका रीजन है, हमने हमारी जो पूरी सप्लाई चेन है डिसइंटीग्रेटेड, हम सप्लाई चेन ही नहीं बना पा रहे। यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम आज बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, हमें स्पेस डिफेंस में जाना है, पर हम अपने कोर को अगर बिल्ड कर लें, और इस कोर के अंदर यहां पर रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन का आएगा, जिसपे मैं अभी डिस्कशन करूंगा। आज हमें इन सप्लाई चेन को अगर भारत में हम ले आए, आज इस सप्लाई चेन में चाहिए क्या, आज दुनिया क्या ढूंढ रही है, दुनिया को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ट्रेसेबिलिटी। आज अमेरिकन अपनी सप्लाई चेन चाइना के पास लेके, चाइना से सोर्स करते हैं। उनको क्यों वहां से सोर्स करते हैं? क्योंकि उनको ट्रेसेबिलिटी है। दुनिया ये जान पाती है कि भाई ये प्रोडक्ट उगा कहां से, उगा कैसे। तो इसके लिए नेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम नेटिव प्रोडक्ट को एक क्लस्टर बना के और वहां पर उसको लोगों को बताएं कि ये यहाँ का था, ज्योग्राफी जीआई टैग है उसके अंदर, और उसके बाद उसको वहीं पर ही प्रोसेस करके हाईएस्ट इंग्रेडिएंट लेके जाएं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पर आएगा? इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फार्मर की इनकम, जब हम डबल ऑफ फार्मर इनकम है, ये बिल्कुल रूरल को रिजुविनेट कर देगा इसको। और साथ के अंदर इतनी बड़ी सप्लाई चेन आपके पास आएगी। भारत के अंदर भी न्यूट्रास्यूटिकल का अगले 10 साल के अंदर $100 बिलियन का व्यापार बनेगा। तो करेंगे कैसे सर? बिकॉज गाय का गोबर, गौमूत्र, में वो सारी चीज़ें समझ रही हूँ, लेकिन उससे उगाएंगे क्या? क्या वो खेती बाड़ी सब जगह यूज़ होगा, सारी तरीके के क्रॉप्स होंगी? दूसरी तरफ आपने आयुर्वेद की बात की, मेडिसिनल प्लांट्स तो अब देश में बहुत
चुनिंदा ही रह गए हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब हम हर जगह मेडिसिनल प्लांट्स अपने आसपास देखते थे, बट अगर आप बहुत रूरल में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएंगे, वो भी आयुर्वेदिक कॉलेज के आसपास तो मिल जाएंगे, बट कोई इंडिविजुअली खेती बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं इस चीज़ की। देखिए, आपको आज इस फिर कोर क्वेश्चन मैं फिर से डिकोड करता हूँ। देखिए, फंडामेंटल इशू क्या है, आज भारत गायें भारत की कल्चरल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, पर मेरी गायें सड़क पे है। हाँ बिल्कुल, सड़क पर है, सड़क पे पन्नी खा रही है। सड़क पे क्यों है? द क्वेश्चन, सड़क पे क्यों है? क्योंकि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मार्केट इकोनॉमी क्रिएट हुई। जब मार्केट इकोनॉमी बिल्ट होती है ना, तो गाय भी एक हमारे लिए इकोनॉमिक यूनिट है। जब तक वो दूध देती है तब तक वो एसेट है, दूध देने के बाद तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो आज जिस वैल्यूज में हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर जिस वैल्यूज में हम पैदा हो रहे हैं, उसके अंदर हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज ने सुपरसीड कर दिया हमारे सोशल और कल्चरल वैल्यूज को। सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें गैया को रिहेबिलिटेट करना है, उसको वो जगह देनी है, और क्योंकि गैया एक रेवोल्यूशन है, डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन है, उसका सोर्स है, तो हमें गोबर का और उसके यूरिन का एक वाइबल बिजनेस मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा। वो वाइबल बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि गैया एक दिन में 20 किलो अनाज खाती है और उसे हमें ऑर्गेनिक फूड देना पड़ेगा, उसे पानी देना पड़ेगा, उसको एक आत्मनिर्भरता कौ सेंचुरी देनी पड़ेगी, गौशाला देनी पड़ेगी जहां पर उसका टेक केयर हो सके, उसको चलने के लिए एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहां पर वो चल सके। गैया जितना चलती है उतना खुश रहती है। इन सबको करने के बाद हमें उसके गोबर को कलेक्ट करना पड़ेगा, उस गोबर से हमें एक ऐसा बिजनेस, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा जो वाइबल हो, जो स्केलेबल हो। ये दो चीजें करनी पड़ेंगी उसको करने के लिए। और उसके बाद, क्योंकि गोबर से हम क्या कर सकते हैं, गोबर से हम एक सीबीजी का उत्पाद कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल आ सकता है। पर गोबर से आपकी सीबीजी का कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बनता, तो इसमें भी इनोवेशन की जरूरत है कि इसके अंदर बाकी कौन सी चीजें जोड़ी जाए जिससे हम सीबीजी गैस बना सके। सीबीजी से आज सीएनजी से भी ज्यादा प्योर गैस है, मोस्ट सस्टेनेबल गैस है। और आज जब हमारा जो पूरा का पूरा एनर्जी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो अगर हम सीबीजी को यूज करें, इसको यूज करें, तो हम एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो गायें सीबीजी के साथ साथ जो स्लरी, जो हम इसमें से स्लरी बन रही है, उसकी खाद बनाएं। खाद ऐसी हो जिसमें से कार्बन कंटेंट जिसमें से 25 से 30% हो, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके साथ इंटीग्रेट हो, विदाउट एनी केमिकल्स हो, विदाउट एनी मेटल्स हो। उसके बाद इसका हमें एक ऑर्गेनिक, उसके साथ हमें एक ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाना है। ओके। उस गौशाला के इर्द गिर्द 10,000 12,000 एकड़ का, यही प्रोजेक्ट वन फ्यूचर है कि गौशाला को हब बना के उसके इर्द गिर्द 10 से 12,000 एकड़ का। और ये जो ऑर्गेनिक क्लस्टर, ये कौन बना रहा है? आज हमने क्या काम किया, यही हम आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जो न्यूट्रिशन में है, उनका भी सबसे बड़ा पेन पॉइंट सप्लाई चेन है। हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हम आपके लिए क्लस्टर्स बना रहे हैं, आप इंडिया में आइए, हम आपको क्लस्टर्स देते हैं। और सर, इन सेंटर्स को फंड कौन करेगा? जिनकी सप्लाई चेन्स हैं, आज इंटरनेशनल कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर। मतलब मैं चाहूँ अगर कि मैं एक अपना किला देकर गाय की गैया की सेंचुरी बना लूं, तो आप मुझे दे देंगे? नहीं, तो ऐसे राइट, ये थोड़ा सा इसका ये हम इसको बहुत कोऑपरेटिव तरीके से किया जाए। जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव मॉडल के अंदर उन्होंने दूध के ऊपर एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया, मिल्क रेवोल्यूशन, वैसे ही एक कोऑपरेटिव सेटअप की बेसिस पे आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन बिल्ट होगा, जहां पर दो हिस्सों में, एक तो जो अभी कौ सेंचुरीज ऑलरेडी हैं, कई सारी जगह पर हैं, हम उन्हीं को यूज करेंगे, उनको गोबर को यूज करके वहां पर एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड किया जाएगा। और वो इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है, वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सारी चीजें तैयार होंगी, और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उस गौशाला के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा क्लस्टर क्रिएट होगा। और वो क्लस्टर जो क्रिएट होगा वो एफपीओ के माध्यम से क्रिएट होगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है, जो पूरा का पूरा विजन है, ये चले तो कॉर्पोरेट थॉट प्रोसेस है, पर स्पिरिट कोऑपरेटिव रहे, ताकि जो ये आस्था से जो अर्थ पैदा होगा ये जन जन तक जाए। हम जन जन को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। ये रोजगार के क्या ऑप्शन रहेंगे? आप ये देखिए कि आप एक गौशाला को, और ये जो गौशाला है, ये हब है, ये पूरा इस
आने वाले, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक थॉट प्रोसेस है। ये ग्लोबल वेलनेस सेंटर्स की तरह भी काम करेंगे, ये रूरल रिजुविनेशनल सेंटर्स की तरह भी काम करेंगे। वहां पर एक गौशालाएं होंगी, गौशाला साथ में वेलनेस सेंटर्स भी होंगे। और जो ग्लोबली आज दुनिया से जो लोग इंडिया में आते हैं वो किसके लिए आते हैं? आज हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में आते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए भी पर आते हैं। आज जो हमारा फोकस है रूरल रिजुविनेशन का, कि लोग रिजुविनेशन के लिए भी यहाँ पर आए। ये है गाय यहाँ पर आज स्पीकिंग ट्री का, जैसे मैं स्पीकिंग ट्री में बैठा हूँ, बनियन ट्री है, ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये यही रूरल प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और यही अपॉर्चुनिटी है जब हम बोलते हैं जो भारत की है, भारत की प्रॉस्पेरिटी की है, वो भारत के गांव है। ये समझिएगा, सही कह रहा है। आज जो सबसे बड़ा इशू मॉडर्न डेवलपमेंट का है वो अर्बनाइजेशन के, सिर्फ अर्बनाइजेशन इज द ओनली पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। पर हम ये भूल गए कि भाई रूरलाइजेशन, आज स्मार्ट सिटीज के साथ साथ स्मार्ट विलेजेस की जरूरत है। हमें रूरल रिजुविनेशन की तरफ लेके जाना है, हमें रूरल एरियाज के अंदर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को बिल्ड करना है और उनको ग्लोबल, उनके लिए ग्लोबल पाथवेज बिल्ड करने हैं। और यही हम कर रहे हैं रूरल इकोनॉमिक फोरम के अंदर। रूरल इकोनॉमिक फोरम का बेस ही यही था, पर उस पूरे बेस का जो हब बना वो गायें बनी। गायें स्तंभ बना भारत की रूरल रिजुविनेशन का। और जो मैं बातें कर रहा हूं, आप देखिएगा 25 साल के अंदर भारत की दिशा, नियति गायें बदलेगी। हमें गाय को साइंटिफिक टर्म्स के अंदर देखना पड़ेगा, हमें गाय को सिर्फ और सिर्फ कल्चरल तरीके से नहीं देखना पड़ेगा। आज भारत की स्ट्रेंथ क्या है? जब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ हमारी नॉलेज है। हाँ, पर वो नॉलेज को आज वेस्टर्न सोसाइटीज क्यों सक्सेसफुल है? उन्होंने अपने हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से पैकेज किया, अपने स्ट्रेंथ को पैकेज करते हैं। भारत की जो स्ट्रेंथ है वो रूरल एरिया, हमारी नॉलेज है, हमारी एशियंट विजडम है, हमें उसको पैकेज करना है। जैसे अभी मैंने बोला आयुर्वेदा में 2700 इंग्रेडिएंट्स का फोकस है, हमें तो सिर्फ अभी 15-16 ही हमने एक्सप्लोर किए हैं। अब सोचिए हम करेंगे क्या आने वाले समय में, पर उसके लिए सप्लाई चेन बिल्ड करनी पड़ेगी। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ, क्योंकि एज ए भारत इंडिया चैम्बर्स देश, एज ए बिजनेस बॉडी, एज ए इन्वेस्टमेंट हब बिजनेस बॉडी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उनको, उनकी सप्लाई चेन सोर्स करने के लिए। इसलिए हमने एक पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम को इंटीग्रेट किया। इसीलिए हमने इसको नाम वन फ्यूचर दिया, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 3 लेवल पे काम करेगा, जो कोर रिहेबिलिटेशन पे काम करेगा, जो सॉइल कंजर्वेशन पे काम करेगा, जो इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन पे काम करेगा, एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट जो ह्यूमन लोगों के रूरल रिजुविनेशन को बिल्ड करेगा, करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। एक क्लस्टर, एक सिंगल क्लस्टर 10 से 12 हजार का 2 बिलियन मतलब 15,000 करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएशन हर साल करेगा, एक सिंगल क्लस्टर। अब हम बात करते हैं क्लीन फूड की, क्लीन फूड टेक की, न्यूट्रिशनल सप्लाई चेन की। जब हम न्यूट्रिशनल सप्लाई चेन की बात करते हैं, नेटिविटी की हमने डिस्कशन किया। दूसरा डिस्कशन है कि इट हैज टू बी ग्रोन ऑर्गेनिकली, जिसके लिए सॉइल फर्टिलाइजर हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट इट हैज टू बी मिनिममली प्रोसेस्ड। अगर हम इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करें, इसके अंदर 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन। ये अभी दिस इज द फ्यूचर कि हम अपनी एग्री को ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं विद इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपको मालूम है आयुर्वेदा के अंदर नया फ्यूचर है, उसका नाम है क्वांटम आयुर्वेदा। क्वांटम आयुर्वेदा, क्वांटम आयुर्वेदा क्या है? क्वांटम आयुर्वेदा का बेस ये है, मैं टेक्निकलिटी नहीं समझाऊंगा, बस बेस समझाता हूं कि ह्यूमन, हमारा, आपका, मेरा, आपका, हम एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। हमारा हर ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी है, साथ में जितनी ये जड़ी बूटियां इनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हम ये डिकोड कर पाए कि आपके किस ऑर्गन की क्या फ्रीक्वेंसी है और उसी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा इंग्रेडिएंट चल रहा है, अगर हम आपको ये दें, ये आपकी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसको डिकोड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। देखिएगा ये फ्यूचर है, दिस इज फ्यूचर। और आपको ये जान के खुशी होगी, आज हम क्वांटम आयुर्वेदा के बहुत फाइनल स्टेज पे काम कर रहे हैं, बहुत फाइनल स्टेज पे। आज हम उस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं और उसको हमने इंटीग्रेट ऑलरेडी कर दिया है। आज जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया को हम ये बताएंगे, आज भारत में 51-52 एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं। अब हमें ये जानना है कि कौन से इकोनॉमिक जोन में क्या उगा जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन क्या हो सकती है, ये हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताएगी, ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसको ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट, आज आप पिल्स लेते हैं, पिल्स में आपने लिखा होता है मल्टीपल इंग्रेडिएंट।
कोई नहीं आपको ये बता सकता कि ये मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स जो आप बॉडी में ले रहे हैं ये क्या काम करेंगे। हम उस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं जिससे हम ये बता पाएंगे कि कौन सी कितने इंग्रेडिएंट्स आप, क्या इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या ये इंग्रेडिएंट राइटली सोर्स हैं कि नहीं, जिससे आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। ये फार्मर की इनकम, क्योंकि सोर्सिंग फार्मर है, बेस फार्मर है। सोचिए किस लेवल की वैल्यू क्रिएशन आप कर रहे हैं, किस लेवल का फूड क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम इसको फूड टेक की बात करें, आज यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया को एक चीज समझ आई कि दुनिया में सबसे फ्रेजाइल चीज फूड है, फूड सप्लाई चेन है, सबसे फ्रेजाइल। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यही है जो हम अभी तक कैश नहीं कर पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फूड सिक्योरिटी तो बिल्ड कर दी, पर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सप्लाई चेन इतनी ज्यादा कार्बनाइज्ड है, फुल ऑफ केमिकल्स हैं कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम इतने प्रकार के फल सब्जियां उगा रहे हैं पर हम ग्लोबल वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। हमें उसे पहुंचने के लिए, हमें वहां तक लेके जाने के लिए सबसे पहले उनके स्टैंडर्ड्स को फुल करना पड़ेगा। उनका स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने का सिर्फ एक पैमाना है, क्लीन फूड। और क्लीन फूड का मतलब जो मैं स्टार्टिंग है बिल्डिंग न्यूट्रिशनल सप्लाई चेन, ये अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्ड करेगा। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास इस लेवल का फूड है तो यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कहां पर आएंगे? आज 40% उस लेवल का फूड है, 40% से ऊपर इंडिया के अंदर फूड वेस्ट हो जाता है। फूड प्रोसेसिंग ही नहीं हम कर पाते। अब क्योंकि जब पूरा का पूरा फोकस है कि जब इस क्वालिटी का आप फूड क्रिएट कर पा रहे हो तो दुनिया आपको कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट प्रीशियस फूड है, इसको दुनिया इसके पीछे घूम रही। आपका 100% आप इसको थ्रू फूड प्रोसेसिंग यू कैन एबल टू टेक इट टू दैट लेवल। और उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, आज दुनिया पैसा लगाना चाहती है भारत के अंदर, पर हमें उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट किस देश में आती है? इन्वेस्टमेंट, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट तब आती है अगर हमें रियल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। वर्ल्ड वांट्स टू गेट इनटू इंडिया बट दे वांट अ रियल अपॉर्चुनिटी। ये है अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, आपने जो क्वांटम आयुर्वेदा की बात करी, आपने कहा कि फाइनल स्टेज पे है एआई और ब्लॉकचेन का यूज़ करके जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, उसके ट्रायल्स हो गए हैं क्या? जी, ये देखिए, ये पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है, हमारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इंडिया चैम्बर उनको स्केल करने की हेल्प कर रहा है पूरा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वन फ्यूचर में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इन स्टोरीज को सक्सेसफुल बनाते हैं, उनको ग्लोबल पाथवेज देते हैं। और क्वांटम आयुर्वेदा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस एआई की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भारत ने स्पेशली न्यूट्रिशन के ऊपर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो आज इवन अमेरिका के अंदर रिकॉग्नाइज हो गई है। वही मैं पूछ रही हूँ, ट्रायल्स हुए हैं क्या? क्या आप किसी ने ह्यूमन पे ट्राई किया है? अभी वो सब देखिए, इसके ना क्वांटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी आप कोई भी इस तरीके का काम करते हैं उसके इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंटेशंस होती हैं। हाँ, उसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम चल रहा है। ओके, अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए। देखिए, न्यूट्रिशन के ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स नहीं, अश्वगंधा का इंग्रेडिएंट निकाला मैंने, तो वो तो मालूम है अश्वगंधा काम करेगा। ठीक है, पर आप कह रहे थे ना कि फ्रीक्वेंसी करके हम... जी। अब उसके सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशंस पे काम चल रहा है। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किस एडवांस स्टेज पे हम चले गए। और आपको बताऊं, आपको ये पूरा का पूरा वैदिक है। जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जब मेडिटेशन के अंदर चीजें एक्सप्लोर की, उन्होंने क्या निकाला? ब्रह्मा इज अ फ्रीक्वेंसी। ब्रह्मा एक फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी क्या है? इस फ्रीक्वेंसी में लाइफ ओरिजिनेट होती है। वैसे आपका हर ऑर्गन की एक फ्रीक्वेंसी है, हर इंग्रेडिएंट की एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्यूचर है। और वो जो मैं आयुर्वेदा के जो हमने 2700 इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो सब अभी यूजेज होंगे। ये दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी इंटीग्रेटेड। ये भारत का युग है। अच्छा, वैदिक साइंस का आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आपने उसको इंक्लूड किया है? क्योंकि डेफिनेटली आपने ये भी कहा कि हमारे पास वैदिक साइंस की इतनी सारा विजडम है, क्या हम कुछ उन एक्सपर्ट्स को भी, उनकी नॉलेज, उनका विजडम भी इंक्लूड कर रहे हैं बिल्कुल बनाने में? ये पूरा का पूरा, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री इकोसिस्टम बिल्डर है। इंडस्ट्री पीछे काम करती है और उनको बेस्ट ऑफ द आइडेंटिफाई करके हमारा काम क्या है कि जो रूरल इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट पूरा रूरल और कॉ सेंट्रिक है, हमारा वैदिक सेंट्रिक है, तो हम जो मेजर फोकस है। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत रूरल इकोनॉमिक फोरम, जो एक इंडिया लेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म है कि हम रूरल इकोनॉमीज को कैसे ट्रांसफॉर्म करें और भारत कैसे इसमें लीड ले। आज मैं आपको जो आपने प्रश्न इसका, मैं आपको एनालॉजी तैयार करता हूं। चाइना के अंदर भी एशियंट विजडम, एशियंट साइंस है, उनके भी इंग्रेडिएंट्स है। उन्होंने क्या किया?
उन्होंने अपने हर इंग्रेडिएंट का एक मोनोग्राम बनाया, उसको डिजिटलाइज करके उसको अमेरिका में भेज दिया। अमेरिका में लोग क्या करते हैं, उस मोनोग्राम, वो किताब को पढ़ते हैं, डिजिटलाइज करते हैं, उसमें से इंग्रेडिएंट उठाया, उसकी गोली बनाई, बेचनी शुरू कर दी, व्यापार, वहां पर मार्केट है। आप मुझे बताइए, भारत में ये काम हुआ अभी तक? नहीं। 2700 नहीं, ये नहीं काम हुआ। ये सब काम अभी शुरू कर रहे हैं हम। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये मैं REF की बात करूँ, इकोनॉमिक फोरम की, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। पर इसके लिए जो सबसे बेस है वो हमारी गाय है, हमारा डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन है। हमें अपनी सप्लाई चेन को बदलना पड़ेगा और यही हमारी अपॉर्चुनिटी है। आज जो गौशाला हम बात कर रहे हैं, ये रूरल रिजुविनेशनल हब की तरह काम करेंगे, इनोवेशन की तरह काम करेंगी। आप एक गौशाला होगी, वहां पर एक ग्लोबल वेलनेस सेंटर भी होगा, वहां पर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस भी चल रहे होंगे। बहुत सुंदर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस भी चल रहे होंगे। अब लोग भारत के अंदर 10-10, 15-15 दिन तक आएंगे, रूरल रिट्रीट्स के लिए आएंगे, यहां पर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस भी चल रहे होंगे। हमारा आज ग्लोबल लीडरशिप का बेस तो भारत की ज्ञान है। हम ये नहीं कहने कि दुनिया के अंदर ज्ञान नहीं, वहां भी है, पर आज जो गीता के अंदर लीडरशिप का ज्ञान है वो अनपैरेलल्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। वो ज्ञान कैसे मिले? हम ग्लोबल CEOs की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हमें वो पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है। इसका बेस गाय बनेगी। और आप जो सप्लाई चेन्स हैं, आप सोचिए, मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में एक गौशाला बिल्ड करूं तो मैं सिर्फ 12,000 एकड़ के आसपास का क्लस्टर बना सकता हूं, सिर्फ 12,000 का। भारत के अंदर 700-800 कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में और कितनी अलग अलग तरह की क्रॉपिंग हो सकती है। मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूं, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपके श्रोताओं के लिए भी। जब हम फूड की बात करते हैं ना, फूड सप्लाई चेन के अंदर, जो न्यूट्रा सप्लाई चेन के अंदर, तो प्रिजर्वेटिव्स का रोल आ जाता है पैकेजिंग के अंदर। एक इंग्रेडिएंट होता है, इसका नाम होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड खाने में प्रिजर्वेशन में काफ़ी यूज़ होता है, अमेरिका में तो बहुत बड़ा यूज़ होता है, पर ये केमिकल है, इसका बॉडी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट है। हमारे एक पार्टनर अमेरिकन कंपनी, दे आर वर्किंग विद अस और बहुत क्लोजली हम काम कर रहे हैं पूरा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में। उन्होंने इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट सिलिका उन्होंने क्रिएट किया बैम्बो से। दे केम टू अस, उन्होंने मुझे बोला कि उनके पास जो ऑर्डर्स हैं इस वक्त, क्योंकि ये पूरा का पूरा होगा, सस्टेनेबिलिटी का समय, हर अब इंसान को साफ खाना चाहिए। आप ये हैरान होंगे कि हम भारत के अंदर इतना बैम्बू ही नहीं है जितना बड़ा वो डिमांड है, इस लेवल की डिमांड। तो फ्यूचर क्या होगा? हम क्लस्टर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि सप्लाई चेन को क्लस्टर बैम्बू का साथ में ऑक्साइड के इंस्ट्रक्शन के लिए वहां पर इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी, वहीं से आप बाहर लेके जाएंगे। अमीनो एसिड्स, चाइना के अंदर $30 बिलियन सिंपल अमीनो एसिड्स प्रोटीन है, खाने से बनते हैं। हम आज सारे के सारे कहां से ले रहे हैं? अमेरिका, चाइना से अमेरिका सोर्स कर रहा है। आज हमारे पास, अगर हम इसको सिर्फ 2 से 3 साल ही लगाएं तो हम 10 से 20 बिलियन डॉलर की सप्लाई चेन इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया भारत के साथ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आंवला। आंवला आज 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकता, से ज्यादा नहीं बिकता। आंवला से एक इंग्रेडिएंट कंपाउंड इट्रैक्ट होता है, बीटा ग्लूकोगैलिन। बीटा ग्लूकोगैलिन 80,000 रुपए किलो बिकता है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि बीटा ग्लूकोगैलिन भारत में एक्सट्रैक्ट नहीं होता, वो चाइना में एक्सट्रैक्ट होता है, और वो सारा का सारा अमेरिका जा रहा है। क्या ग्लूटाथायोन वगैरह इसी से बनाते हैं? एक ऐसा कंपाउंड है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। आप ये सोचिए, आंवला जो भारत का नेटिव है, जो क्वालिटी यहां पर आंवला की होगी कहीं नहीं हो सकती। आज और ये अब जब हम डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम है, यही है। फार्मर उगाएगा कौन? ये फार्मर ही उगाएगा ना। सोर्सिंग कौन कर रहा है? सोर्सिंग ग्लोबल कंपनीज। डिमांड बहुत है, हमें आज इनोवेशन, इसीलिए आज समय ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का, हमें ट्रेडिशन और इनोवेशन को इंटीग्रेट करना है, एशियन साइंस एंड विजन के साथ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। और ये होगा भारत के अंदर अगले 20 साल के अंदर। जो भारत विश्व गुरु है, इसी का बनेगा। हम दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएंगे सस्टेनेबिलिटी का, कि आप आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। आप सोचिए जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, आप गाय का गोबर विल बिकम अ सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कि आप गाय से
गाय से एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड कर रहे हैं जो लोगों की जीवन प्रणाली, जीवन जीने की व्यवस्था को बदलेगा। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने अपने ऑफिस का पेंट भी गोबर हाँ, से मतलब ही किया हुआ आज है। अभी ये भी एक बहुत गाय का जो गोबर है इसके ऊपर ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। उनका एक इंस्टीट्यूट जयपुर के अंदर, उन्होंने गाय के गोबर से गाय का पेंट बनाया। अब इसमें एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी, गाय के गोबर से क्या क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर भी 1 घंटे का पॉडकास्ट आप कर सकते हैं, वो भी कम है। गाय के आज जो पेंट इंडस्ट्री है वो सब वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटर है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी पोल्यूशन है, बहुत हैवी केमिकल यूज होते हैं। आज गाय के गोबर से जो पेंट बनाया गया है वो पेंट दुनिया का पहला सस्टेनेबल पेंट है विदाउट एनी केमिकल्स। एंड अगर किसी की आस्था नहीं है तो उसके लिए तो वो गोबर नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, रॉ मटेरियल है। हम अच्छा। ये रॉ मटेरियल है। क्वेश्चन है हम ये थोड़ी इसका मार्केटिंग कैसे पैकेजिंग करते हैं वो अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी। परंतु अब अश्व धातु पेंट है। अब पेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा पेंट उसका क्योंकि गाय के गोबर का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ठंडा रखता है। वो पेंट बाहर के टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री तक अंदर ठंडा रखता है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कोई भी इंटरनेशनल पेंट की तरह अच्छा पेंट रखता है। आज भारत के अंदर पेंट इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पे हम खड़ी कर रहे हैं, पर अब उसके इश्यूज क्या हैं वो भी हमें समझने पड़ेंगे, जिसके ऊपर अब काम स्टार्ट कर रहे हैं। हर पेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, अभी हम वो स्टैंडर्ड्स अचीव नहीं कर पा, हमें स्टैंडर्ड बनाने जरूरी हैं। दूसरे नंबर पे इस पेंट की ग्लोबल मार्केट है, पर वो ग्लोबल मार्केट के लिए जो हमें ट्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, इसकी टेस्टिंग की ज़रूरत है। क्या ये पेंट बहुत ठंडे एरिया में चल सकता है, इसकी टेस्टिंग कहाँ पर हुई। अब हम वो सारे काम, मतलब एक बेस तो तैयार है, पर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उसके अंदर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई हम इसको रिकमेंड कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर इसको यूजेस कहाँ पर हो सकता है। पर यस, फाउंडेशन रेडी है, और हम आपको ये बताएंगे जो हम ये पूरा का पूरा जो स्मार्ट एंड सस्टेनेबल गो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर पेंट भी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट बिल्ड कर रहे हैं। आज अभी हम गाय के गोबर से अभी हमने अराउंड 100 से 120 प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी हैं, पर वो इकोनॉमिक वाइबल नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप बिजनेस इकोसिस्टम की बिल्ड करते हैं बात, जब हमें गोबर को एक मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लेके आना है, उसको वाइबल बनाना है, वो तभी वाइबल हो सकता है कि गोबर आपको रिटर्न दे। अगर वो रिटर्न नहीं देगा, गैया सड़क पे रहेगी। और आपको मालूम है आज 10 से 12 करोड़ गायें, ये मेरा नंबर इसके आसपास का नंबर है, जो गायें हैं, और गायें 7 8 10 साल जो दूध देने के बाद वो फिर सड़क पे आएंगी। तो आप सोचिए कितनी गायें सड़क पे आने वाली हैं। ये कितना बड़ा, ये हमारी बहुत बड़ा फेलियर है। हमें इस फेलियर को रिजॉल्व करना है। और इसको रिजॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, कैपिटल चाहिए। आज जो एक मॉडल है, इसमें अगर गौशाला है, मुझे 25 से 30 करोड़ रुपए चाहिए एक छोटा से गौशाला, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के लिए। आज अगर गौशाला होगी, ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा, आप ये भी बहुत बड़ी बात है, हम जितना भी रूरल वेस्ट को भी यहाँ पर प्रोसेस कर पाएंगे, उससे सीबीजी बनेगी। आप सोचिए किस लेवल का इंपैक्ट। आप एनर्जी सफिशिएंट बन रहे हैं इस देश के अंदर, एक ग्रीन एनर्जी का सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, आप पूरी सॉइल को रिजुविनेट कर रहे हैं, आप एक ग्लोबल वेलनेस रिजुविनेशन सेंटर बिल्ड कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर कितने ग्लोबल स्टार्टअप्स बिल्ड होंगे, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर ड्रोन्स, आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ट्रेडिंग हब्स। आप सोच नहीं सकते एक कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब साथ में बिल्ड होगा, कितने स्टार्टअप्स आईआईटी से बच्चे। आज आप ये बता रहे, ये मेरे बहुत बड़ी, मतलब दिस इज द मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस पीपल लाइक अस, कि आज आईआईटी से बच्चे स्टार्टअप्स जो हमारे साथ, हमने उनको गाय के ऊपर काम लगा दिया कि करो। ग्रेट जी, हम ऐसी कोल्ड स्टोरेज लेके फैसिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं इस देश के अंदर, जहां पर स्टोरेज के लिए आपको कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, कोई गैस की जरूरत नहीं, राइट, लो कॉस्ट। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये देश की दिशा को बदलेगा। ये एक डार्क ब्राउन रेवोल्यूशन इस देश के फ्यूचर को बदल के रख देगा। और मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है नितिन जी कि हम 21वीं सदी के ह्यूमन को दोबारा सनातन काल में ले जाएंगे, लेकिन विद ऑल द फैसिलिटी, विद ऑल द अबंडेंस, विद ऑल द अपॉर्चुनिटीज, विद ऑल द प्रॉस्पेरिटी। इसमें क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। 18वीं सदी के आसपास भारत दुनिया की 30% जीडीपी के आसपास था, मतलब हम 1/3 जीडीपी का हम कंट्रोल करते थे। उसका कारण क्या था? उसका रीजन था हमारे विलेजेस, हमारे गांव। हमारी क्षमता और शक्ति है। अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा फॉल आउट हमारे गांव हुए हैं। और
आज हमें अगर 4 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन पे जाना है तो अर्बनाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आप आज 4 ट्रिलियन पे दिल्ली का हाल देख लीजिए, मुंबई का हाल देख लीजिए, आप 25 ट्रिलियन पे क्या करेंगे? आपका अगला फोकस है कि आपको हब एंड स्पोक अर्बनाइजेशन के साथ स्पोक मॉडल में स्मार्ट विलेजेस बिल्ड करने पड़ेंगे। और उन स्मार्ट विलेजेस के अंदर सबसे बड़ा फोकस क्या होगा? स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जो स्केलेबल हो। और हम जैसों का क्या काम है? उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके उनके लिए ग्लोबल पाथवेज बिल्ड करना। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। और मुझे लगता है कि जो लोग हमेशा स्पिरिचुअलिटी से के साथ जुड़ना चाहते हैं, गाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को अब समझ में आएगी कि सिर्फ अध्यात्म सुनने का, गीता पढ़ लेने का वो नहीं है। इससे हम विश्व गुरु बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि गाय को रिहैबिलिटेट करके कितनी सारी चीज़ें हमें, कितने अलग अलग प्रोडक्ट, आयुर्वेदा से कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए क्रिएट होंगी, रोज़गार भी क्रिएट होंगे। तो ये लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि अगले 20-21 साल में हम इतना बड़ा कारनामा करने वाले हैं। और डेफिनेटली मुझे आपकी एनर्जी देखकर लग रहा है कि ये सुनहरा भविष्य हम सभी देखेंगे। ये करोड़ों लोगों को बिजनेस और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देगा। ये माइग्रेशन के इशू को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि गांव से छोड़ के हमें ये देखना पड़ेगा। ये भी बहुत है जो रूरल रिजुविनेशन की बात कर रहे हैं, पास अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है yes, रूरल लोगों के पास। दिक्कत क्या? माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? रूरल एरिया के अंदर बिजनेसेस नहीं है। और बिजनेसेस का क्या बेस है? स्मार्ट एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स की, ऐसे बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो। ये रोल है इकोसिस्टम का कि हम कैसे वो बिजनेसेस को ग्लोबली इंटीग्रेट कर सकें। आज के समय के अंदर जो भारत आज का है, दुनिया आज की है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक फोकस होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डिजाइन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी। पर आज के जो 21वीं सदी के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत बड़ा आ गया। कस्टमाइजेशन में हमारे रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल क्रिएट हो गया, हमारी आस्था का, हमारी अध्यात्म का। आज जो ये गौशालाएं स्तंभ बन रही हैं, ये हमारे अध्यात्म का स्तंभ भी हैं। जब हम इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें पिछले 3 मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ मिलकर जब सारा प्रोजेक्ट वन फ्यूचर गौशाला, ये सारा सरकार की सपोर्ट के साथ सारा काम हुआ। तो जब हम इसका पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कर रहे थे, तो हमें इस देश के सबसे बड़े क्योंकि आज मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि बेशक हम देश की इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, पर जो ये रूरल रिजुविनेशन गाय का मुद्दा जो हमने पकड़ा है और जिसके ऊपर काम करने का ये एक डेस्टिनी का हिस्सा था या ब्लेसिंग है। आज इस देश के बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स, उनकी हम पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, अब हमारे साथ खड़े हैं। तो हमें उन्होंने बोला कि ये गौशालाएं बनती हैं तो हम अपने लोगों को वहां पर लेके वहां पर डिस्कोर्सेस करेंगे। अरे बहुत बढ़िया। सोचिए किस लेवल का लोगों को हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देनी है। भारत के अंदर इतनी ज्यादा क्रांति है, इतनी ज्यादा समृद्धि, इतना ज्यादा विश्वास है इसके ऊपर, ये अपने आप सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बनेगा। मैं एक बात कहूँ नितिन जी, मतलब लोगों को लगेगा कि मैं ज़्यादा आपकी तारीफ कर रही हूँ, बट आपकी और आपके साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल साधना तो आप लोग कर रहे हैं। साधना, मंत्र साधनाएं हमने देखी हैं, हमने बहुत तरीके की साधनाएं देखी हैं, लोगों ने करी भी है, मैंने भी करी है, लेकिन रियल साधना तो यही है जब आप स्पिरिचुअलिटी और मनुष्यता दोनों को साथ में लेकर चलते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और स्पेशली जिन गाँवों से हम कट गए हैं, जो गाँव के बच्चे बेचारे रोज़गार के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, उनको हम स्मार्ट विलेजेस बना के आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर कितना बेहतर सुनहरा भविष्य तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, ये कर्म है। और मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि पर्सनल लाइफ के अंदर जो भी हम आध्यात्मिक हमारा एक चेतना है, उस आध्यात्मिक चेतना से हमें ये इंस्पिरेशन है कि हम ये काम करें, क्योंकि गाय हमारी भी आस्था है। मैं देख रही हूँ गैया के प्रति आपकी आस्था काफी है। क्योंकि हमने जो काम जब शुरू किया था, जब मंत्रालय में भी मतलब जब ये सरकार की तरफ से भी ये था, तो जो मेजर फोकस ये था कि गैया को रिहेबिलिटेट करना है। पर प्रश्न था रिहेबिलिटेट करेंगे कैसे? ये पैसे लगते हैं, बहुत इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव है। आप बहुत एक्सपेंसिव है, आपको 20 किलो चारा गैया को खिलाना इज नॉट ईजी। ठीक है, आप और गोबर से आपने इकोसिस्टम बनाना, तो उस जो हमने कड़ी जोड़नी शुरू की, तो हमें पता, तब हमें भी समझ आया भाई क्यों गाय के गोबर को हम इतना ज्यादा मतलब कि वैल्यू देते हैं और गैया को क्यों महत्व देते हैं। और देखिएगा गैया भारत की आस्था, भारत की कॉन्शियसनेस, ये 21वीं सदी की कॉन्शियसनेस को भी बदलेगा। जो हम नई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं ना, हम इसको इसी में इंटीग्रेशन होगी, इसकी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट होंगी और दुनिया यहाँ पर आएगी इसके माध्यम से। और ये भारत के संत, और
जो हमारा मेन फोकस भी है कि लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, और सबसे बड़ी बात है किस तरीके से एंशिएंट साइंस एंड विजडम, देखिए ये भारत के अंदर अभी तक ये थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव थे, जो हमारी एशियन साइंस एंड विजडम है ना, हमने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर। बिल्कुल सर, इस पर हमें कॉमर्स को एंगल को देखना बहुत जरूरी है। देखो प्रॉस्पेरिटी विदाउट कॉमर्स नहीं आती। अगर तक हम आस्था को अर्थ के साथ नहीं जोड़ेंगे, और यही एक अपॉर्चुनिटी है, हमें आस्था को अर्थ के साथ जोड़ना है, और देखिए फिर मैजिक क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और यही हम विश्व गुरु हैं। बिल्कुल हमें दुनिया को दिखाना है हम क्या है। हमें दुनिया के अंदर, हम यहाँ पर आज समा है कि दुनिया यहाँ पर आए, किसके लिए आए, हमें वो सक्सेस स्टोरी इस दुनिया तक जाना है। और आपको ये भी जान के खुशी होगी, जो ये पूरा स्मार्ट सस्टेनेबल गौशाला मॉडल है, ये सिर्फ इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश हमें अप्रोच कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिमिलर है। ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल डिप्लीट हो रही है, हर जगह पर सेम प्रॉब्लम है। लोगों को खाने के नाम पे जहर मिल रहा है, सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। और जो पूरी की पूरी न्यूट्रार फार्मा, स्पेशली न्यूट्रार फार्मा का जो इंडस्ट्री है, वो तो एग्रीकल्चर बेस है उसका। बाकी इंडस्ट्री का भी तो सोर्सेज यहाँ से जाते हैं। आज इंडिया में ड्रग इंडस्ट्री नहीं है, हम सारी एपीआई में हमारे सिंगल पॉइंट फेलियर्स हैं, हमें सबको रिजॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आपकी सारी बातों से नितिन जी ये समझ में आया कि बहुत जल्द हम उस आस्था से अर्थ के सफ़र पर चल पड़ेंगे, चल रहे हैं, और डेफिनेटली हम वो मंजिल अचीव करेंगे जहां हम विश्व गुरु बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी जुड़ने का, और इतनी सारी जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ, इतनी एक्सक्लूसिव जानकारी शेयर करना, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि सरकार कर क्या रही है, क्या सरकार इतनी आध्यात्मिकता का जो डंका पीटती है, क्या उस आध्यात्मिकता का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। तो अब मुझे आपसे बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि सच में हम अपनी एंशिएंट विजडम को एक सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ से फिर आस्था से अर्थ का सफ़र हम तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये सफ़र आपका बहुत आगे सुखमय और बहुत बढ़ता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा कि हमारी जो आज की बातचीत थी, जो कि बिल्कुल एक नया विषय था, ये ना तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ था, ना हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का संगम ज़रूर था, क्योंकि इसमें हमारे एंशिएंट विजडम, एंशिएंट साइंस, वैदिक साइंस के ज़रिए कैसे भारत पूरे ग्लोबल लेवल पर लीडर बन सकता है, उस दिशा पे ना सिर्फ बात हो रही है बल्कि पूरी तैयारी है भारत की। आप सभी अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा इस पॉडकास्ट को, ताकि लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, अरे कैसे बन जाएंगे विश्व गुरु अगले 25 साल में, उनको भी पता चलना चाहिए कि कैसे बनेंगे, रोड मैप क्या है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।